गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने वीएससीपीआर सिद्धांत की कमियां और उसके कुछ उदाहरण देखे थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सहसंयोजक बंध की प्रकृति। ठीक है, आणविक बंध के बारे में पढ़ा था, अब अपन सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ते हैं कि दो परमाणुओं के मध्य साझे से बने, ठीक है, बंध को अपन क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, एक एक दूसरे को क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो साझे से बने बॉन्ड को क्या कहते हैं, अपन सहसंयोजक बंध कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः कणीय माना गया है। ठीक है, सहसंयोजक गुणों की आकृति को समझाने के लिए लुईस सिद्धांत असफल रहा, क्योंकि इसके द्वारा केवल अणुओं की संरचना को स्पष्ट किया गया, जबकि रासायनिक आबंध बनने की व्याख्या, बंध कोण, बंध लंबाई, बंध ऊर्जा आदि को समझाने में क्या रहा, असफल रहा। साथ ही बहुपरमाणुक अणु की प्रकृति को भी यह स्पष्ट नहीं कर पाया था। अतः इन कमियों को दूर करने के लिए दो नए सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। ठीक है, जो तरंग यांत्रिकी पर, वेव मैकेनिक्स पर क्या थे, आधारित थे। ठीक है, अर्थात अगर अपन इलेक्ट्रॉन को तरंग माने, ठीक है, जो कि सोंडिजर वेव इक्वेशन के अंदर निकट परिणाम देता है। ठीक है, और तरंग यांत्रिकी में किसी तंत्र को तरंग फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः तरंग फलन उस तंत्र के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं देता है। यदि किसी तंत्र का तरंग फलन निश्चित हो तो उस तंत्र के बारे में अमहत्वपूर्ण व सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब अपन सहसंयोजक बंध के सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, कि किसी तंत्र का तरंग फलन ज्ञात करने के लिए उसके अवयवों के तरंग फलनों का योग किया जाता है। जैसे कि H2O को तरंग फलन ज्ञात करने के लिए दो हाइड्रोजन परमाणु का योग किया जाता है। तरंग फलनों को योग व मिश्रण निम्न दो प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे, एक था वीबीटी, दूसरा था एमओटी। एक तो था संयोजकता बंध सिद्धांत और दूसरा था आणविक कक्षक सिद्धांत। इनकी मान्यताएं भिन्न भिन्न होने के कारण तरंग फलनों का योग भी क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। लेकिन कुछ सामान्य तंत्र जैसे H2O तथा उत्कृष्ट गैस आदि के लिए दोनों सिद्धांत के परिणाम एक जैसे होते हैं। वीबीटी में बंधन में भाग लेने वाली इकाइयों को पूर्णतः क्या परमाणु में माना गया, परमाणु रूप में माना गया, मतलब जो बॉन्डिंग में स्पेसिफिक पार्ट लेती है वो क्या है, एटॉमिक नेचर की होती है, अर्थात अणु की उत्पत्ति उदासीन परमाणु के संयोग से मानी गई अकॉर्डिंग टू वीबीटी। जबकि अगर अपन एमओटी की बात करें तो एमओटी में पहले दो परमाणु कक्षकों के संयोग से क्या आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, और इन्हीं आणविक कक्षकों से इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या ओह बो के नियम अनुसार होता है। ठीक है, मतलब दो परमाणु आपस में पहले अटैच होंगे, फिर इन दोनों परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ओह बो नियम के अनुसार आणविक कक्षकों के अंदर क्या फील होते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत में सहसंयोजक बंध बनते समय इलेक्ट्रॉन का साझा होकर युग्म बनने की धारणा का स्पष्टीकरण किया गया है। ठीक है, यह सिद्धांत 1927 में हाइटलर लंदन ने प्रस्तुत किया था, जो लुईस सिद्धांत का क्वांटमिक मैकेनिक्स का विस्तार है। इस सिद्धांत को संयोजकता बंध की ऐतिहासिक शुरुआत माना गया। इसके बाद 1923 में पॉलिंग व स्लेटर ने संशोधित कर और अधिक विस्तृत किया, जो कि परमाणु कक्षकों में रेखीय संयोग पर आधारित होती है। यह सिद्धांत परमाणु कक्षकों, तत्वों के एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कक्षकों के अतिव्यापन, ठीक है, कक्षकों का अतिव्यापन, संकरण, अध्यारोपण, विचरण पर आधारित है। ठीक है, तो जो वीबीटी है वो किस किस पर बेस्ड है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, एक कक्षकों के अतिव्यापन पे, ठीक है, एक उसके संकरण पर, एक अध्यारोपण और उसके विचरण पर। नेक्स्ट है कि संयोजकता सिद्धांत को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। अब संयोजकता सिद्धांत के पोस्टुलेट्स आएंगे। ठीक है, कि ये सिद्धांत क्या किस कौन कौन से बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि जब किसी तत्व के दो परमाणु पास पास आते हैं तो उनके मध्य क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल कार्य करते हैं, ये अपने को पता है। ठीक है, कि जब परमाणु दूर दूर होते हैं तो उनके मध्य कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं होती। ठीक है, परंतु जब वे परमाणु पास पास आने लगते हैं तब उनके मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होने लगते हैं। ठीक है, जो कि निम्न प्रकार है। ठीक है, मतलब कोई भी दो एटम है, अगर वो दूर दूर है
ठीक है? तो उनके बीच में किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है? अगर दोनों ही एटम अगर पास-पास है किसी एक एलिमेंट के, ठीक है? तो उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण भी होगा, ठीक है? और आकर्षण भी होता है, ठीक है? तो जब 2 परमाणु पास-पास आते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों बल कार्य करते हैं। पहले अपन कंडीशन देखेंगे कि जब आकर्षण बल कार्य करे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है? यहाँ पर 2 माने गए हैं मॉलिक्यूल्स को, ठीक है? जैसे Na, Nb और Nb, ठीक है? 2 परमाणु हैं। Na का जो बंध बन रहे हैं, ठीक है? वो इस तरीके से डार्क लाइन से शो कर रखा है और जो पुराने बंध हैं टूट रहे हैं वो डॉट डॉट लाइन से शो कर रखे हैं, ठीक है? तो अगर Na और En के बीच बंध टूटता है तो इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर En Nb के साथ में नया बंध बना रही है, ठीक है? तो इस तरीके से डार्क लाइन से दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण। अर्थात इसमें ये बताता है, ये सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि जिनके मध्य आकर्षण होता है उनमें नए बंधों का निर्माण होता है। और जिनके मध्य प्रतिकर्षण होता है वे अपने पुराने बंधों को टूट कर नए बंधों का निर्माण करती है। जैसे एनबी एनए है वो ईबी के साथ में नए बंध का निर्माण कर रही है, ठीक है? एनए ईए के साथ में है तो एनए ईबी के साथ में जुड़ जाएगा और एनबी पहले ईबी के साथ में जुड़ा था, फिर बाद में ईए के साथ में आकर्षण करके अटैच हो जाता है। अगर अपन प्रतिकर्षण की बात करें, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में Na परमाणु की A नाभिक है, ठीक है? और Nb परमाणु की क्या है? B नाभिक है। और Ea परमाणु A के इलेक्ट्रॉन है और Eb क्या है? परमाणु B के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो अब इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा जिस तरह से क्या आकर्षण बल कार्य कर रहा था, ठीक है? तो प्रायोगिक तौर पर ऐसा पाया गया कि प्रतिकर्षण बल की तुलना में आकर्षण बल अधिक लगता है, ठीक है? मतलब दोनों ही बल लगते हैं, लेकिन अगर अपन प्रैक्टिकली देखें, तो जो प्रतिकर्षण बल का मान है, वो आकर्षण बल की तुलना में क्या मतलब प्रतिकर्षण बल कम होता है आकर्षण बल की तुलना में, ठीक है? अतः दोनों परमाणु पास-पास आते हैं और उनके स्थितिज ऊर्जा में क्या आती है? कमी, इसलिए स्थायित्व क्या होता है? उनका बढ़ जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है और तंत्र की स्थितिज ऊर्जा में कमी होने से स्थायित्व क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। इस स्थिति में दोनों को आबंधित परमाणु कहते हैं, ठीक है? और परमाणु से अणु बनने में मुक्त हुई ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं? आबंधन एंथैल्पी या फिर बॉन्डिंग एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? अगर अपन इसकी एनर्जी ग्राफ देखें कि अंतर्नाभिक दूरी और इसकी स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है? तो स्थितिज ऊर्जा जितनी कम होगी उसका स्थायित्व भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है? तो जब ऊर्जा कम होगी तो अणु इस स्थिति में आ जाते हैं अर्थात वह दोनों ही जो एटम है उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है? दोनों एटम के बीच में बॉन्डिंग हुई थी उनके स्थितिज ऊर्जा का जो मान है कम होता है और स्थायित्व क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है? जैसे-जैसे एनर्जी बढ़ती है वापस से, तो ठीक है, शुरू में यहाँ पर थे दोनों, इनके बीच में H और H में 2 एटम थे, इनके बीच में क्या हुआ? आकर्षण हुआ, आकर्षण होते दोनों सबसे पहले आकर्षण बल का मान ज़्यादा होता है प्रतिकर्षण से, ठीक है? दोनों पास-पास आते हैं और दोनों पास-पास आकर के इनकी ऊर्जा को स्थिर करके आपस में क्या कर लेते हैं? बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है? बॉन्डिंग करने के कारण तनावी की दूरी में कमी आती है और ऊर्जा का मान भी घटता है और स्थायित्व में वृद्धि होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य अतिव्यापन के लिए शर्तें, ठीक है? इसी सिद्धांत के अंतर्गत है कि अतिव्यापन कब होगा, ठीक है? अब अपन कह रहे हैं कि 2 जो एटम हैं किसी भी तत्व के, वो अपनी स्थितिज ऊर्जा में कमी करके आकर्षण बल के द्वारा पास-पास आकर के दोनों आपस में बंधित हो जाते हैं, बॉन्डिंग हो जाएगी दोनों में, ठीक है? अब अपन देखते हैं कि अतिव्यापन कैसे होगा, ठीक है? अब बॉन्डिंग होगी तो मतलब उनके बीच में क्या होगा? कक्षकों का अतिव्यापन होगा, मतलब एक परमाणु के जो ऑर्बिट है दूसरे परमाणु के ऑर्बिट के साथ में क्या करेंगे? अतिव्यापन करेंगे, तो उनकी कंडीशन क्या होगी? कि कोई भी 2 परमाणु के कक्षक परस्पर ऐसी दिशा में आकर्षित होने चाहिए, ठीक है? कि उनके मध्य क्या अतिव्यापन अधिकतम हो, ठीक है? मतलब दोनों एटम्स की जो दिशा है, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि उनके बीच में अतिव्यापन की संभावना बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? 2 परमाणु के कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के लिए तथा स्थायित्व में वृद्धि करने के लिए क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं, ठीक है? और अतिव्यापन के दौरान तंत्र की ऊर्जा में क्या आती है? कमी आती है तथा स्थायित्व में वृद्धि होती है। अतः अतिव्यापन जितना अधिक होगा, बंध उतना ही क्या होगा? प्रबल बनेगा, ठीक है? मतलब जितना ज़्यादा को अतिव्यापन होता है, ठीक है? उतने ही क्या होते हैं, एनर्जी के अंदर क्या आती है? कमी आती है और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी में क्या होगी? वृद्धि होगी, ठीक है? तो अपन कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा क्या होगा? अतिव्यापन होगा, ठीक है? उसका स्थायित्व भी उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है?
अतिव्यापन के दौरान यदि किसी परमाणु के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो तो वह अपने इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके क्या करता है? अतिव्यापन करता है। ठीक है, अब मान लो अतिव्यापन हो रहा है। ठीक है, अतिव्यापन किस में होता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। अगर किसी के पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा? एक्साइटेड स्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन को भेजकर उसको अयुग्मित कर देता है। अर्थात परमाणु के आद्य अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो तो वह परमाणु उत्तेजित होकर के क्या करता है? अतिव्यापन करता है। ठीक है। फोर्थ है कि दो परमाणु के सहयोग करने वाले कक्षक भिन्न-भिन्न हो तो अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉन भिन्न-भिन्न हो तो उपस्थित हो तो वे कक्षक परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा व समान आकृति के क्या संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं और संकरित कक्षक के मध्य अतिव्यापन से बंध दिशात्मक और अधिक प्रबल बनता है। पांचवा है कि जब दो परमाणु कक्षक संयोग करते हैं तो प्रत्येक परमाणु का इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में जाकर अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देता है जबकि आंतरिक कक्षक के इलेक्ट्रॉन उसी स्थिति में रहते हैं। ठीक है, और अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ठीक है, मतलब अब अगर अतिव्यापन होता है तो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं? संकरित हो जाते हैं अतिव्यापन के दौरान। ठीक है, तो वो पहचान में नहीं आते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि दोनों के बीच में अतिव्यापन हो गया। लेकिन इनर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो अपनी मूल अवस्था बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है कि संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा H2 अणु की व्याख्या। ठीक है, सबसे पहले अपन हाइड्रोजन अणु की बात करेंगे कि वीबीटी के बेसिस पे अपन कैसे हाइड्रोजन अणु की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अनंत पर स्थित दो हाइड्रोजन परमाणु को क्रमशः अपन HA और HB द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, जबकि दोनों क्या समान होते हैं। ठीक है, अब H2 की व्याख्या करने के लिए अपन किसको मानेंगे? एक तो HA के रूप में मानते हैं इसको और एक को HB के रूप में। ठीक है, HA में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ये तथा HB में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को 2 से निरूपित करते हैं। मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको 1 दे दिया और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर सेकंड नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि उसी प्रकार HA के 1s कक्षक को तरंग फलन साई ए के, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं और HB के तरंग फलन को अपन साई B1 के से निरूपित करते हैं। उसी प्रकार HB के 1s कक्षक को साई B2 के से निरूपित प्रदर्शित यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, जिससे स्पष्ट होता है कि ई मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिक केवल बी को आकर्षित करेगा, लेकिन जब पर ये परमाणु बंद दूरी पर स्थित होते हैं तो उसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न नाभिकों से भी आकर्षित होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन एक नाभिक ए व बी दोनों से आकर्षित होता है। उसी प्रकार अगर अपन इलेक्ट्रॉन दो को नाभिक ए व बी दोनों से आकर्षित करती है जिसका निम्न प्रकार प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार दे रखा है कि दो एटम है, ठीक है, एच और एच बी, ठीक है, हाइड्रोजन के। ठीक है, इसका तरंग फलन है साइन A1 और इसका तरंग फलन है साइन A2। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है ए एटम के, इसका नाम दे दिया अपन ने एक, इसका दे दिया दो। ठीक है, उसका तरंग फलन को दे दिया साइन A1 और इसका दे दिया साइन B2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेक्चर के अंदर देखेंगे कि आकर्षण बल कैसे ज़्यादा कार्य करता है और इनके दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है।